बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ हम जो कंटिन्यू करे थे हमारे पीआईबी दिसंबर तक तो हमने कंटिन्यू कर ली थी। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक पूरी कंप्लीट कर दें ताकि पीआईबी वाला आपका सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का। तो देखिए क्या हुआ था कि मामला क्या था यहाँ पे कि जो ताकि यहाँ पे जो इनेबल एप्लीकेंट्स हैं, है ना, उनका स्टेटस वगैरह वो अपने एप्लीकेशन जो उन्होंने लगाई है इसको लेके उनका स्टेटस ट्रैक करने के लिए इलेक्शन कमीशन हमारे भारत की जो है इसने लॉन्च करा एक पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। समझ रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PPRTMS, ठीक है। इसको लॉन्च करा इलेक्शन कमीशन ने। तो देखिए क्या है इसका ये PPRTMS का जो फीचर है, तो इसका देखिए सेलेंट फीचर ये है कि जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए 1 जनवरी 2020 के बाद ये यहाँ पे ट्रैक कर पाएगा कि कितना प्रोग्रेस हुआ है उसके एप्लीकेशन में, और ये साथ ही साथ स्टेटस भी पाता रहेगा, अपडेट भी पाता रहेगा ईमेल और SMS के माध्यम से। तो है ना बढ़िया चीज। अब देखिए प्रोविजंस क्या है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देखिए तो रजिस्ट्रेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज का है ये गवर्न करा जाता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, ठीक है। अब मामला क्या है, एक एसोसिएशन जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा है, और इस सेक्शन के अंदर 29A के अंदर इसे यहाँ पे सबमिट करनी होगी एक एप्लीकेशन कमीशन को, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे एक एप्लीकेशन इसको देनी होगी 30 डेज के भीतर, ठीक है, फॉलोइंग द डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन, है ना। जैसे जैसे पार्टी बनी उसके बाद 30 दिनों के भीतर यहाँ पे एप्लीकेशन देनी होगी कमीशन को। गाइडलाइंस जैसे कि दी गई है कमीशन के द्वारा उस हिसाब से, है ना। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 324 में कौन आता है? इलेक्शन कमीशन आती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में। और सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर। तो एट प्रेजेंट इंडिया में करीब अगर हम बात करें तो 2293 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें आपका 7 जो है वो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और बाकी सारी 59 जो है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में देखिए, तो देखिए जनरल बिपिन रावत, है ना, काफी फेमस नाम चल रहा है न्यूज में, बिपिन रावत। इनको जो है नई जो फॉर्म्ड हुई है ऑफिस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, तो इसके अंदर इनको यहाँ पे जो है वो बनाया गया है, ठीक है। एक्स चीफ आर्मी स्टाफ के जनरल रावत जी जो हैं ये एक एल्यूमिनस है नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल सर्विस कॉलेज वेलिंगटन के हायर कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के भी। इन्होंने अटेंड करी है कमांड और जनरल स्टाफ कोर्स को भी फोर्ट लेवेनवर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स में, है ना। तो समझ रहे हैं कितने एडुकेटेड हैं ये। और यहाँ पे अगर हम बात करें डी कोडिंग CDS को, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की डी कोडिंग की बात करें, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये क्या है? ये एक पोस्ट है जो ऐड करती है सिंगल पॉइंट एडवाइजर के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर कोई इंडिया की मिलिट्री का मैटर होता है तो उससे रिलेटेड। 4 स्टार मिलिट्री ऑफिसर CDS ये एक हेड होता है आर्मी का भी, नेवी का भी और साथ ही साथ एयरफोर्स का भी। समझ रहे हैं? CDS के तौर पे जनरल रावत जी जो हैं ये यहाँ पे प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होंगे रक्षा मंत्री को सारे ही ट्राई सर्विसेज मैटर्स के लिए। ये यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को भी हेड करेंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। प्रधानमंत्री डेडिकेट्स 5 DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज टू द नेशन। तो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे डेडिकेट करी है नेशन को 5 साइंटिस्ट लेबोरेटरीज डिफेंस रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की, DRDO की। तो DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज ये लोकेटेड है 5 सिटीज में। आइए जानते हैं उन सिटीज के बारे में। तो पहली है हमारी बेंगलुरु, दूसरी आपको मिलेगी मुंबई, तीसरी है हमारी चेन्नई, फिर है हमारा कोलकाता और प्यारा हैदराबाद आखिरी में आता है। हर एक लैब जो है ये की एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पे काम करेगी, जिसका इंपॉर्टेंस होगा डेवलप करना हमारे फ्यूचर के डिफेंस सिस्टम को, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, क्वांटम टेक्नोलॉजीज के माध्यम से,
ठीक है, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज के माध्यम से और स्मार्ट मटेरियल्स के माध्यम से भी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के बारे में। तो गवर्नमेंट ने देखिए डेडिकेट करा है नेशन का एक नया कैंपस जो कि नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का है। वो कहाँ करा गया है? करा गया है नागपुर में। नागपुर में क्या बढ़िया मिलता है? मीठे मीठे संतरे। और साथ ही साथ लेट करा है फाउंडेशन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का भी, जिसे हम लोग एनडीआरएफ बोलते हैं, है ना। ये भी नागपुर में करा गया है। गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है सुभाष चंद्र बोस अवार्ड को भी डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में सुभाष चंद्र बोस अवार्ड को भी अनाउंस करा गया है। अब आपके दिमाग में आया होगा एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का काम क्या होता है? तो फायर सर्विस जानते हैं आप, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है ना। यूनियन सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, कॉन्करेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो फायर सर्विस स्टेट सब्जेक्ट है और इसमें इंक्लूडेड है एज अ म्युनिसिपल फंक्शन इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 11th शेड्यूल में क्या है? म्युनिसिपल फंक्शंस है ना। वक्त के साथ साथ इंडिया जानते हैं आप हब हो रहा है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो आप जानते हैं तो काफी जरूरी है यहाँ पे काम करना। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। 2636 ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सैंक्शन इन द फेम 2 स्कीम। तो अब भैया देख के थोड़ा सा डर तो लग गया होगा। आइए इस बारे में कुछ जानते हैं कि क्या होती है फेम स्कीम, पहले ये जान लें। तो देखो, फेम स्कीम का मतलब होता है फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम। ये लॉन्च कब हुई थी? 2015 में हुई थी भाई ये लॉन्च। ठीक है, ये एक इंसेंटिव स्कीम है प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को हमारे भारत में। एम क्या है? एम है प्रमोट करना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन बढ़े, क्रिएशन हो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी। बात समझ में आई? जो स्कीम है ऑपरेट करेगी यहाँ पे दो फ्रेजेस में। पहला फ्रेज देखो ये रहेगा जो 2015 से चला था 2019 तक के लिए, जो खत्म हो चुका है। और जो फ्रेज 2 है वो आपका 2019 से लेके चला रहेगा 2022 तक के लिए, जो कि अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। क्लियर हो गई बात? अब हम कुछ ज़्यादा जान लेते हैं स्कीम को लेके। तो जानते हैं आप, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ताकि क्लीन मोबिलिटी बढ़े रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने सैंक्शन करी है करीब 2636 ईवी चार्जिंग स्टेशन को करीब 62 सिटीज और 24 स्टेट्स में, है ना, ताकि यहाँ पे फटाफट जो है फेज 2 के लिए तैयार हो जाए इंडिया। तो यहाँ पे हमने ये बात भी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट हमारा गुजरात में आया। देखिए, खादी जान रहे हैं? खादी हमारे यहाँ का ब्रांड। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने यहाँ पे क्या करा है? एक इनिशिएटिव लिया है। एक पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को इनॉग्रेट करा जाएगा सुरेंद्र नगर में, गुजरात में। और जो इनिशिएटिव है उसका एम है कि यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिल्क की जो होती है वो यहाँ पे कम करी जाए और यहाँ पे सेल बढ़ाई जाए, एबिलिटी रॉ मटेरियल्स की बढ़ाई जाए गुजरात पटोला साड़ीज के लिए लोकली। क्लियर है? पटोला साड़ीज के बारे में कुछ बात जान लेते हैं क्या होती हैं। तो एक ट्रेडमार्क साड़ी है हमारे प्यारे गुजरात की, और ये मानी जाती है कि काफी महंगी है और ये सिर्फ और सिर्फ अमीरजादे पहनते हैं रॉयल्स या फिर एरिस्टोक्रेट पहनते हैं। रीजन ये है कि जो रॉ मटेरियल होता है ना इसका, ये कर्नाटका से या वेस्ट बंगाल से आता है, जहाँ पे सिल्क जो है वो सिचुएटेड है, सिल्क यूनिट सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो है वो ये इस वजह से इसकी कॉस्ट जो है फैब्रिक की ये बढ़ जाती है। पटोला साड़ीज जो है वो अमंग द टॉप 5 सिल्क वीव्स हैं जो कि डिजायर करी जाती हैं कि हर इंडियन साड़ी लवर जो है वो अपनी वार्डरोब में पाए। मतलब बहुत ही ज्यादा पटोला लगती, पटोला वाला नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वर्ल्ड ब्रेली डे। तो क्या है ये? तो देखिए, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज और रीजनल यूनिट्स ने पुणे में और नागपुर में ऑब्जर्व करा वर्ल्ड ब्रेली डे इन एन इनोवेटिव वे। कैसे? ब्रॉडकास्ट करके न्यूज वगैरह को जो कि रीड करी गई है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स और ऑफिसर्स के द्वारा। बहुत ही बढ़िया। तो न्यूज जो है वो स्क्रिप्टेड थी ब्रेली और आपका रीड अलाइव में, है ना, एंड रेड अलाइव, है ना, और जो है लाइवली सॉरी लाइव रेड लाइव, है ना, और जो है लाइव रीड करी गई है। आइए कुछ बातें जानते हैं वर्ल्ड ब्रेली डे के बारे में। तो देखो, इसको सेलिब्रेट करा जा रहा है 2019 के बाद से। माना जाता है ये अवेयरनेस फैलाता है इंपॉर्टेंस ब्रेली की एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द फुल रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ब्लाइंड एंड ब्लाइंड एंड पार्शली साइटेड पीपल। ब्रेली जानते हैं क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक शीट है, वो बेचारे जो नहीं देख पाते हैं,
ऐसे ब्रेली क्या होती है, कैसी टेक्निक होती है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे अल्फाबेट के होते हैं, हल्के से उठे होते हैं, न्यूमेरिकल और अल्फाबेट हल्के से उठे होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि डॉट का यूज करके जो है वो हर एक लेटर में डॉट का यूज करके क्या करते हैं कि नंबर हो गया या इवन म्यूजिकल या मैथमेटिक्स सिंबल वगैरह पहचान सकते हैं, थोड़े से जो विजुअली थोड़े से पार्शली साइडेड पीपल हैं या ब्लाइंड हैं, ऐसे लोगों के लिए, है ना। तो काफी जरूरी है ये। और ये जो है ये एसेंशियल है आपका एजुकेशन में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ओपिनियन में भी, एज वेल एज सोशल इंक्लूजन में भी, जैसे कि आर्टिकल 2 हमारा यूएस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कहता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान। तो क्या है ये, जानते हैं इसके बारे में कुछ बात। देखिए, पॉजिटिव रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की, ताकि यहाँ जो है डिसेमिनेट करने के लिए आउटरीच योगा की हमारे भारत में और भारत के बाद भी बाहर भी, मतलब अब्रॉड में भी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट करा है पहला अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान को जून 2019 में, ताकि कंट्रीब्यूशन अपना दे सके मीडिया का ये योगा का मैसेज फैलाने में। समझ रहे हैं। जो सम्मान कन्फर्ट करता है मीडिया हाउसेस को, है ना, कुछ जो है कुछ कैटेगरी में दिया गया है कि 30 सम्मान दिए जाएंगे 3 कैटेगरीज के अंदर, ये कन्फर्ट करे जाएंगे। कुछ 11 सम्मान दिए जाएंगे अंडर कैटेगरी बेस्ट मीडिया कवरेज ऑफ योगा के अंदर न्यूज़पेपर में। कुछ 8 सम्मान दिए जाएंगे अंडर कैटेगरी बेस्ट मीडिया कवरेज ऑफ योगा अंडर टेलीविजन में। और कुछ 11 सम्मान दिए जाएंगे बेस्ट मीडिया कवरेज ऑफ योगा का रेडियो में भी। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेजेबल हब के बारे में। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनॉग्रेट करा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब को। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लर्निंग इकोसिस्टम है जो यहाँ पे असिस्ट करेगा, किसको किसको करेगा, बैंकिंग को करेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज को करेगा और इंश्योरेंस सेक्टर को भी करेगा। ये यहाँ पे अवेलेबल होगा मोबाइल और अटेम्प्ट करेगा कि सबको एक साथ लाए, वर्ल्ड क्लास कंटेंट एक साथ लेकर आए, लर्नर्स को लेकर आए, कैसे, स्टेट ऑफ आर्ट एंड फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो भाई ये क्या होता है, एनएससी नॉलेज हब, है ना। ये क्या करेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये हब जो है, सॉरी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब क्या करेगा। देखो, मैच मेकिंग ऑफ बिहेवियर एंड कंटेंट, ये जो है, ये जो एनएससी नॉलेज हब है, यहाँ पे क्यूरेट करेगा कंटेंट लर्नर्स के लिए फ्रॉम मेनी इंटरनल एक्सटर्नल प्रीमियम सोर्सेस फॉर द पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक इंटेलिजेंट टैलेंट को भी क्रिएट करेगा। यहाँ नॉलेज हब जो है वो इनहांस करेगा स्किल्स और हेल्प करेगा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को प्रिपेयर करने में फ्यूचर रेडी टैलेंट फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए। अच्छा, क्या रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये थोड़ा सा ना एक ही है ये, क्या रोल है जानते हैं। तो आप जानते हैं अब तो कंप्यूटर साइंस के बढ़ते बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है स्मार्ट मशीन्स का काम करना। तो आप जानते हैं बहुत हेल्प करता है ना। ये है स्किल का अपग्रेडेशन भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है, अफोर्डेबल है ये, है ना। मेडिकल फील्ड में काफ़ी अवॉर्डेड है, अफोर्डेबल है, आप जानते हैं। यहाँ पे करीब यूएसडी डॉलर 1 ट्रिलियन को 2035 तक ये कंट्रीब्यूट भी करेगा। तो आप जानते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस भी उस हिसाब से बढ़ रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा न्यू एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर एयर कंडीशनर्स। तो क्या है जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्ट करा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ में, नोटिफाइड करा एक नया एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को रूम एयर कंडीशनर के लिए ऑन 30 अक्टूबर 2019। तो मामला जानते हैं कि आखिरकार ये नया स्टैंडर्ड में क्या क्या आता है ना, नए जो न्यू स्टैंडर्ड है, तो ये इस न्यू स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो 24 डिग्री डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है, मतलब 24 डिग्री होनी चाहिए एयर कंडीशनर के लिए, है ना, अंडर द एडमिट ऑफ बीई स्टार लेबलिंग प्रोग्राम। दूसरी बात, सारी ब्रांड और हर तरह के जो स्टार लेबल रूम कंडीशनर हैं, चाहे मल्टी स्टेज कैपेसिटी एयर कंडीशनर हो गए, यूनिटरी एयर कंडीशनर हो गए, स्प्लिट एसी होता है आपके यहाँ वो हो गया, है ना, चाहे वो 1 स्टार हो चाहे वो 5 स्टार हो, वहां से लेके रिलेटिव एनर्जी जो है वो कूलिंग कैपेसिटी इनकी जो है वो करीब क्या कहते हैं 10,465 वाट, मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि 24 डिग्री यहाँ पे माना गया है, एक इंपॉर्टेंस ये है। और बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बी ने लॉन्च करा है वॉलंटरी स्टार्ट लेबलिंग प्रोग्राम फिक्स्ड स्पीड रूम एयर कंडीशनर्स के लिए 2006 में किया था, है ना। और इसके बाद 2015 में क्या हुआ कि वॉलंटरी 5 स्टार लेबलिंग प्रोग्राम इन्वर्टर रूम कंडीशनर वगैरह के लिए भी लॉन्च करा गया, है ना। जैसे जैसे बढ़ने लग गई उस तरह से चीजें आने लग गई। एक इससे रिलेटेड एक और है IS, है ना, IS डबल ई और आर, डबल ई आर,
ठीक है, मतलब इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, ये एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो कि आपका रूम एयर कंडीशनर के लिए यूज होता है ना। आपका ये बिन आवर्स पे जो है, जो आईएसओ ने डिफाइन करे हैं उस पे बेस्ड है। तो बहुत डीप में नहीं जाते हैं, आप इतना समझ लो बस, ये नया स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से 24 डिग्री जो है वो होना चाहिए, मोस्टली यही क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन संकल्प के बारे में। तो देखिए क्या है ऑपरेशन संकल्प, पहले ये बात जानते हैं। तो ऑपरेशन संकल्प के अंदर जो कि लॉन्च हुआ 2019 में, इंडियन नेवी ने डिप्लॉय करे इन द गल्फ ऑफ ओमान, है ना। इंडियन नेवी डिप्लॉयड इन द इंडियन नेवी को डिप्लॉय करा गया गल्फ ऑफ ओमान में टू रीअश्योर इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स ऑपरेटिंग ट्रांजिटिंग थ्रू द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान फॉलोइंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इन द रीजन। इन शिप्स चेन्नई एंड सुनन्या, इनको डिप्लॉय करा गल्फ ऑफ ओमान में, ठीक है, यहाँ इनको भेजा गया और पर्शियन गल्फ में भेजा गया ताकि यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस वहाँ क्या है क्या नहीं है वो अंडरटेक कर सकें। साथ ही साथ एरियर सर्वेलेंस बाय आई एंड एयरक्राफ्ट, ये भी यहाँ पे अंडरटेक करा गया इस एरिया में। ऑपरेशन जो है वो प्रोग्रेस है, क्लोज कोऑर्डिनेशन है सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में, जिसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आता है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्यों करा गया था, मामला क्या है, ये डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन जो चल रही है मिडिल ईस्ट में, इंडियन नेवी ने यहाँ पे मेंटेन करी है अपनी प्रेजेंस गल्फ रीजन में ऑपरेशन संकल्प के तौर पे। तो कहाँ पे आप गल्फ रीजन कौन सा ले लेंगे, एक पर्शियन गल्फ और एक आपका गल्फ ऑफ ओमान। क्लियर हो गया मामला यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया एंड स्वीडन अग्रीड टू कोऑपरेट इन द पोलर साइंस। तो क्या है ये, देखिए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंडिया और स्वीडन के बीच में कोऑपरेशन को लेके पोलर साइंस में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है 2019 के 2 दिसंबर को, जब यहाँ पे जो है विजिट ऑफ देयर मैजेस्टीज टू द किंगडम ऑफ स्वीडन टू इंडिया। अब देखिए नोट इंडिया स्वीडन के बताएं तो इंडिया और स्वीडन दोनों ही सिग्नेटरीज हैं एंटार्क्टिक ट्रीटी के और प्रोटोकॉल टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के। स्वीडन जो है ये एक वन ऑफ द 8 आर्टिक स्टेट है और वन ऑफ द मेंबर स्टेट भी है आर्टिक काउंसिल का। वही जगह पे इंडिया जो है वो एक ऑब्जर्वर स्टेटस है आर्टिक काउंसिल का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं मिलान 2020 के बारे में। तो देखिए जब इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के एक सक्सेसफुली होस्टिंग के बाद फरवरी 2016 में द सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम जो है अब ये होस्ट करेगी दूसरा इंटरनेशनल नेवल इवेंट मिलान का मार्च 2020 में। तो क्या आप ये देख ही रहे हैं क्या हालत हुआ है मार्च में। मिलान क्या है इस बारे में जान लेते हैं। तो मिलान क्या है, एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसका एम है एनहांस करना प्रोफेशनल इंटरेक्शन फ्रेंडली फॉरेन नेवीज के बीच में और समझना हर एक दूसरी की स्ट्रेंथ समझना, क्या वो बेस्ट प्रैक्टिसेस ले रहे हैं वो समझना मैरीटाइम डोमेन में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स टू बी सेट अप फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ रेप एंड पॉस्को एक्ट केसेस। तो ये क्या है, गवर्नमेंट देखिए यहाँ पे क्या करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को यहाँ सेटअप करा जाएगा ताकि ये रेप के, है ना, जो रेप के केसेस होते हैं, है ना, और पॉस्को एक्ट के केसेस होते हैं, ये सब जो है वो फटाफट सॉल्व हो सके, स्पीडी सॉल्व हो सके। ठीक है, ये पार्ट रहेगा नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन का। क्लियर है, नेशनल मिशन ऑफ सेफ्टी ऑफ वुमेन क्या है जान लेते हैं। ठीक है, इसमें सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, फ्री मेडिकल केयर है, लीगल एड दी जाएगी विक्टिम्स को जो कि सेक्सुअली असॉल्ट करे जाते हैं, है ना, कैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहाँ पे इंगेज करके स्टेट्स में सेटअप करके आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह को। क्लियर है, 31 में आपको काफी 31 स्टेट्स और यूटीज में आपको, अब तो कम हो गई है थोड़ा। यहाँ पे क्या है मामला कि अब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो देखिए हुआ क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ इनॉग्रेट करा है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को और साथ ही साथ डेडिकेट करा है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को भी हमारे भारत को। ये जो स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर है ये आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। The 14C is a 7 pronged scheme to fight cyber crimes that are on rise across the country. कुछ जो 7 कंपोनेंट्स के क्या हैं उस बारे में कुछ बात जान लेते हैं। तो पहला है नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट, दूसरा है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तीसरा है आपका नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, चौथा आपको मिलेगा साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, पांचवा जो है वो नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर है, छठा आपका है नेशनल साइबर
क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम, और आखिरी में आएगा प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम। कुछ बात जान लेते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में। तो एक रिपोर्टिंग पोर्टल है ना, मतलब यहाँ पे है वेबसाइट है www.cybercrime.government.in। ये एक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है जो यहाँ पे इनेबल करेगा सिटीजन्स को कि वो साइबर क्राइम्स को रिलेट कर क्या कहते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन अपने इस पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंडिया की एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में। तो गवर्नमेंट ने यहाँ रिलीज करी है स्टेट की एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 का, जिसमें आपका क्या प्रोग्रेस हुई एनर्जी एफिशिएंसी में, उसके इनिशिएटिव क्या रहे 36 स्टेट्स वगैरह में, यूटीज में, है ना। ये आपके करीब 97 सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पे यहाँ पता लगाया जाएगा। आइए कुछ बातें इस इंडेक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इंडेक्स को डेवलप करा गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इन एसोसिएशन विद एलियंस ऑफ एंड I'm so sorry. The index is developed by Bureau of Energy Efficiency in association with Alliance for an Energy Efficient Economy. जो पहला ऐसा इंडेक्स है स्टेट के एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2018 में हुआ था, ये ऐसा कुछ पहला वाला, इसको लॉन्च करा गया था 2018 में, ठीक है। तो अभी वाला 2019 वाला निकला है। और किसने डेवलप किया है वो बात याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एसोसिएशन के साथ मिला है विद अलायंस ऑफ फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, ठीक है। इसमें क्या है टेक, अगर हम देखें टेक अवेज क्या है स्टेट्स के लिए, तो यहाँ पे ये मामला है कि देखो फोकस करना है इम्प्लीमेंटेशन पे, मजबूत बनाना मैकेनिज्म, एनहांस करना क्रेडिबिलिटी वगैरह ऐसी स्कीम्स की। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे रिफर्बिश्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स इन कोलकाता। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या करा है, डेडिकेट करी है पूरा हमारे नेशन को 4 रिफर्बिश्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स को कोलकाता में। ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेलवेर्डे हाउस, मेटकाफे हाउस एंड साथ ही साथ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, है ना। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जरूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत है। जो अपग्रेडेड और रेनोवेटेड वर्जन हैं इन सारे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स के, अब ये ओपन होंगे होस्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड क्लास आर्ट फेस्टिवल्स को और एग्जीबिशंस को भी विद द इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इनके बारे में कुछ जानते हैं हम। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, जो मैंने डिस्कस करा यहाँ पे, वो है ओल्ड करेंसी बिल्डिंग। तो ओल्ड करेंसी बिल्डिंग जो है इन डलहौजी एरिया, ये कंस्ट्रक्ट 1833 में हुई थी, 1833 में हुई थी, जिसमें आपको यूरोपियन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे मेटकाफ हाउस की, तो ये देखिए ये भी इरेक्टेड है एज अ नेम इम्पार्ट टू परपिटुएट द मेमोरी ऑफ लॉर्ड मेटकाफ। आप जानते हैं यहाँ पे ऑफिशियल गवर्नर जनरल है हमारे भारत के, रहे थे ये 1835 से लेके 36 तक में। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बहुत ही खूबसूरत है, और ये आपका 1906 में से और 1921 में यहाँ जो है बिल्ट हुआ है इसके बीच में। और आपका जो क्वीन विक्टोरिया है उनको यहाँ ये डेडिकेटेड है, ठीक है। नन इट इज अ म्यूजियम एंड आपका आप कह सकते हैं अभी आज की डेट में बात करें तो ये एक म्यूजियम है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, टूरिस्ट काफी आते हैं यहाँ पे, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। और आखिरी में अगर हम बेलवर्डे हाउस की बात कर ले, तो देखिए ये कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है सेड टू हैव बीन वॉरेन हेस्टिंग्स अबोट टिल 1780s, है ना। माना जाता है कि वन ऑफ मेनी हाउसेस जो कि मीर जाफर ने बनवाए थे, है ना। नवाब ऑफ बंगाल जानते हैं ना, बिट्रेड किया था उन्होंने सिराजुद्दौला को। नहीं देखा तो प्लीज जाके मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की और साथ ही साथ मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज जरूर देखें, ठीक है, इन द बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इंडिया एंड बांग्लादेश टू कोऑपरेट इन द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेंटर। तो क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट, इंडिया और बांग्लादेश ने साइन करे हैं की एग्रीमेंट्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड में एट द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मीट जो हुई थी 2020 में। फॉर्मल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट को साइन करा गया है ऑन द बायोपिक ऑफ बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, है ना। ये रिलीज करी जाएगी ड्यूरिंग द बर्थ सेंचुरी ईयर ऑफ बंगबंधु, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, K9 वज्र ट्री गन फ्रॉम लार्सन एंड टर्बो। तो क्या है, इंडियन इंजीनियरिंग कॉन्ग्लोमेरेट लार्सन एंड टर्बो, बहुत ही फेमस है ना। इसने और साउथ कोरिया की हनवा टेक्विन ने साइन करा है कॉन्ट्रैक्ट कि वो K9 वज्र टी गन्स बनाएंगे, है ना। डील में आपका असाइनमेंट 100 गन बनाने का है जो करीब 4500 करोड़ रुपए की होंगी। इसका फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो कस्टमाइज होगा डेजर्ट कंडीशन के हिसाब से, और ये कस्टमाइज होगी ओरिजिनल K9 थंडर के हिसाब से, है ना। K9 वज्र जो है इसके 3 तरह के फायरिंग मोड्स होंगे।
नेक्स्ट टॉपिक बताऊं, ब्रू रियांग रिफ्यूजी क्राइसिस के बारे में। तो मिजोरम के ऑफिशियल ने यहाँ पे री आइडेंटिफाई करे हैं करीब 26,128 ब्रू रिफ्यूजी। कहाँ के हैं ये? मिजोरम के हैं। ठीक है, जो कि आपके करीब 4,278 फैमिलीज से जो है वो बिलोंग करते हैं। ये आपके 6 रिलीफ कैंप में है नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और जो ब्रूज हैं ये माने जाते हैं एज अ मतलब रिफर करे जाते हैं टू एज अ रियांग्स, एंड ये आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा में आपको मिलेंगे, आसाम में आपको मिलेंगे, मणिपुर में आपको मिलेंगे और मिजोरम में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फास्टैग के बारे में। तो ये एक तरह के स्टिकर्स होते हैं। स्टिकर जानते हैं? स्टिकर्स होते हैं जो कि विंड स्क्रीन पे, कार की विंड स्क्रीन पे जो है वो चिपका दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे विंड स्क्रीन व्हीकल्स पे चिपकाए जाते हैं और यूज करते हैं RFID टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डिजिटल और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने के लिए टोल्स का बिना किसी स्टॉप के। बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, यहाँ पे एक जो है वो टोल पे आप गए, पहले आप टोल पे क्या करते थे, टोल पे आप रुकते थे, बहुत लंबी ज्यादा भीड़ लगती थी यहाँ पे लंबी सी, है ना, और उसमें फिर 1-1 रुपए देते थे, पर्ची लेते थे। अब कुछ नहीं है, फास्ट टैग लगा हुआ, आपकी कार के स्टिकर लगा हुआ, आपने यहाँ पे गाड़ी रोकी, आपका तुरंत स्कैन हुआ, आपके अकाउंट से पैसा कटा, आप निकल गए, है ना, मतलब सीधा सीधा स्कैन होता जाएगा, आपको गाड़ी वाड़ी कुछ मतलब रोक के भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है ना। और यहाँ पे जो है ये इनेबल करेगा वन टू ड्राइव थ्रू ऑल स्क्वायर्स नॉन स्टॉप, है ना, यहाँ पे जो है वो कोई पैसे की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा विंग्स इंडिया 2020 का। तो इंडियन एविएशन एंड टेक्नोलॉजी लीडर्स एक साथ आए, बेंगलुरु में आए इंडस्ट्री मीट के लिए, विंग्स इंडिया 2020 के लिए। विंग्स इंडिया 2020 एक 4 दिनों का इवेंट होता है जिसका थीम है फ्लाइंग फॉर ऑल। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फोकस डालता है एक नए बिजनेस एक्विजिशन पे, इन्वेस्टमेंट पे, साथ ही साथ पॉलिसी फॉर्मेशन पे और रीजनल कनेक्टिविटी पे भी सिविल एविएशन इंडस्ट्री की। विंग से आप समझ रहे हैं उड़ने वाली, सिविल एविएशन। क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें तो ये सारी वो होती हैं जो आप समझते हैं बहुत ही पहले से एशियन टाइम से चल रही हो, इंडिपेंडेंट नेचर हो इनका, और ये डेरिवेटिव ना हो किसी दूसरे ट्रेडिशन से। ठीक है, तो यहाँ पे हाई एंटिक्विटी है ना, इनको बहुत संभाल के रखने वाला है, और सबसे ज्यादा 1500 से 2000 साल पुरानी जो होती हैं उनकी काफी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, आज की डेट में यहाँ पे 6 लैंग्वेजेस को इंक्लूड कराया गया है क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में। इसमें आपका तमिल है, 2004 में आ गई थी, संस्कृत आई थी 2005 में, तेलुगु को 2008 में करा गया, वही जगह कन्नड़ को 2008 में करा गया, मलयालम 2013 में आई, और आखिरी में आई उड़िया बहुत ही रिसेंटली। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो इंडिया अचीव्स कंप्लीट फ्रेज आउट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल। देखिए इंडिया ने सक्सेसफुली यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया है फ्रेज आउट हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग HCFC बोलते हैं, उसका 141B का एक केमिकल यूज होता है आपका मैन्युफैक्चर करने में एंटरप्राइजेस को, और साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट डिप्लीटिंग केमिकल था आफ्टर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बाद। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो ये अभी तो छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको तो बहुत ज़्यादा किसी ने सोचा नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा ये, तो अब ये पुराना वाला है, तो अब ये जनवरी का है, अब ये इसके बारे में तो एक अलग से लेक्चर पूरा मैं कंप्लीट करूंगी हर तरह का डेटा लेके। वुहान वायरस है, जानते हैं आप, और वुहान वायरस नहीं कह सकते हो आप क्योंकि अभी ये US से इतने सारे इनकी प्रॉब्लम चल रही थी चाइना की कि नहीं आप मत कहिए वुहान वायरस। ये भी सुनने में आया था कि इन्होंने इंडिया भी कॉल करके कहा है कि नहीं नहीं आप लोग भी वुहान वायरस मत कहिएगा, है ना, हमारे ऊपर क्यों इल्जाम दे रहे, स्टिग्मा अटैच हो जाएगा फलाना फलाना। ठीक है, बस करना भी है मानना भी नहीं है। कोरोना वायरस जो है वो कॉज करता है मिडिल ईयर इन्फेक्शन बच्चों में। अरे वो तो अभी बड़े लेवल का है, कोरोना वायरस तो काफी फेमस ही हो गया है अब तो, है ना, तो अभी इस बारे में हम पूरा पूरा एक लेक्चर यहाँ पे कवर करेंगे प्रॉपर। अब देखिए 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं, तो इसके कॉम्पोजिशन में कौन कौन है। नंद किशोर सिंह जी हैं जो उसके चेयरमैन रहेंगे, नंद किशोर सिंह जी। अजय नारायण झा जी रहेंगे, अशोक लहरी हैं, अनूप सिंह हैं, और आपके रमेश चंद भी हैं ना, एक बात है पार्ट टाइम मेंबर हैं, ऐसी मैं आपको बता रही हूँ खाली बताने को, है ना। तो आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस कई सारे हैं, है ना, डिवोशन रहेगा टैक्सेस वगैरह का, दूसरे फिजिकल मैटर्स वगैरह का, 5 सालों के फिजिकल ईयर्स के लिए, जो कि आपका 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा। तो ये फाइनेंस कमीशन की यहाँ बात हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नीति आयोग ने रिलीज करा है अपना विजन फॉर द नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो नीति आयोग ने जानते हैं अपना विजन दिया है नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के लिए। प्लेटफॉर्म का एम है डिमोक्रेटाइज करना एक्सेस पब्लिक अवेलेबल गवर्नमेंट डेटा को। नेक्स्ट बात करेंगे डिफेंस एक्सपो 2020, कितने लोगों ने देखा है कमेंट बॉक्स में बताइए। डिफेंस एक्सपो जो फ्लैगशिप बायनियल इवेंट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ
डिफेंस का ये हुआ है, पहली दफा हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भाई मैंने तो देखा इसको, बड़ा ही बहुत अच्छा था। फिफ्थ इंडिया रशिया मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो है वो साइडलाइंस ऑफ द इवेंट्स में साथ ही साथ हुई। और ये 11वां एडिशन है डिफेंस एक्सपो का। कौन सा है? 11वां एडिशन है डिफेंस एक्सपो का। डिफेंस एक्सपो वन ऑफ द लार्जेस्ट इवेंट्स होता है इस तरीके का। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोडो अकॉर्ड के बारे में। तो देखिए ये जो सेपरेट डिमांड है, ये इनकी जो डिमांड है कि हमको सेपरेट स्टेट चाहिए एक, है ना, ये बोडोस की डिमांड है। ये असम में जा रही है फॉर क्लोज टू 5 डिकेड्स। आप देख रहे हो 50 सालों से चल रहा है। कई सारे बोडोस वगैरह मिलिटेंट ग्रुप्स वगैरह इन्होंने ये कहा है हमको स्टेट दो, जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारे प्रोटेस्ट और वायलेंस देखने को मिलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट अकॉर्ड की बात करें तो फर्स्ट बोडो अकॉर्ड जो साइन हुआ था वो ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन 1993 में साइन हुआ था, जिसकी वजह से क्रिएशन हुआ बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल का, है ना, जिसमें कुछ पॉलिटिकल पावर्स थी लेकिन लिमिटेड थी। सेकेंड अकॉर्ड भी साइन हुआ 2003 में हुआ, और ये साइन करा गया मिलिटेंट ग्रुप बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या था कि फॉर्मेशन हुआ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का विद 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में, ठीक है, जिसमें कि आपका कोराझार थी, चिरांग थी, बस्का थी, उदल निगरी थी, जिसे हम लोग बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, है ना। तो इसकी जो अगर हम बात करें कि बहुत सारी चीज, तो 2014 में अभी क्या हुआ था, करीब 80 लोग जो थे वो मारे भी गए थे कॉन्फ्लिक्ट में। और फंडिंग देखिए यहाँ 1500 करोड़ जो है स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज 1500 करोड़ का ओवर 3 इयर्स ये दिया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स वगैरह करे जाएं बोडो एरियाज में, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताऊं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द नेम ऑफ उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ये स्टैब्लिश करी लाएगी बोडोलैंड एरिया में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव के बारे में। तो प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट करेंगे थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 को गांधीनगर गुजरात में। 4 दिनों का कॉन्क्लेव प्रोवाइड करेगा एक अपॉर्चुनिटी कि सारे स्टेक होल्डर्स एक आए कॉमन प्लेटफॉर्म पे। फूड और नेशनल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के वर्ल्ड में फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, ये एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन है 2008 से। और पोटैटो को यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है, और जो यह इंटरनेशनली सेलिब्रेट करा जाता है, इंडिया में भी करा जाता है। ग्लोबल पोटैटो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई दिसंबर 2008 में दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे भुवन पंचायत वी मतलब 5 3.0 वेब पोर्टल के बारे में। तो भुवन एक सैटेलाइट एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च करा गया है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, हमारा प्यारा इसरो के द्वारा। ये अलाउ करता है यूजर्स को एक्सप्लोर करने के लिए 2D और 3D रिप्रेजेंटेशन हमारे अर्थ की। क्लियर है? उसके बाद इंडिया ब्राजील रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हमारे जानते हैं स्टेट विजिट पे आए हमारे भारत में जनवरी 24 से 27 के बीच में। उसमें कई सारे मिनिस्टर्स वगैरह भी आए। ये तीसरी बार था जब ब्राजीलियन प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट के तौर पे रिपब्लिक डे पे बन के आए थे। जानते हैं इस बार रिपब्लिक डे पे ब्राजील से उनके प्रेसिडेंट आए थे। तो बस ठीक है, यहाँ पे हमने अपने जनवरी वाले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों ये पीआईबी, बहुत ही आराम से मैंने समझाई है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल सिर्फ आईएएस को। बाकी फेसबुक पे भी ये वीडियो अपलोड होगी, चाहिए तो वहाँ भी लाइक करके सिर्फ आईएएस को देख सकते हैं। बाकी तीनों यहाँ हैं, आप चाहें तो यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, दे आर जस्ट वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।